हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का फार्मूला जो है डेरिवेट किया था और समझा था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझे थे। जिसका फार्मूला आया था v = 1/4πε0 × q/r। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर का जो अगला हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसको समझेंगे, ठीक है। तो सर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, पहले चैप्टर में मैं पहले ही पढ़ा दिया था। वैद्युत द्विध्रुव अगर कहीं पर भी दो आवेश जिनका परिमाण समान हो पर नेचर आपस में क्या हो, अपोजिट हो, यानी कि एक प्लस वाला हो, एक कौन सा माइनस वाला हो, और दोनों आपस में बराबर हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी में रखे होते हैं, तो उस निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव में भी दो आवेश होते हैं, ठीक। सर इसका एग्जाम्पल, हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे एटम हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करते हैं, जैसे HCl का हो गया, H2SO4 का हो गया। इसका मतलब हमारे नेचर में बहुत सारी जगहों पे क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव मिलता है। अब याद करिए, अगर कहीं पर भी आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ क्षेत्र बनेगा, ये ना। और क्षेत्र बनेगा तो भाई क्षेत्र में ही हम लोग क्या निकालते हैं? उस वैद्युत क्षेत्र में ही निकालते हैं वैद्युत विभव। तो याद करिए, अभी पिछले वाले लेक्चर में हम जैसे पढ़े थे क्या चीज, कि अगर कहीं पे सिंगल आवेश रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने डेरिवेट करके समझा था। पर हमारे नेचर में हम देख रहे हैं कई ऐसे जगह हो रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आवेश डबल डबल मिल रहे हैं, मतलब एक साथ जोड़े में मिल रहे हैं, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव है तो वो भी तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो किसी भी पॉइंट पे उसके अगल बगल में अगर हमको वैद्युत विभव निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला है इसी पे होगा। हम लोग क्या देखने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर जो होगा, यानी सॉरी, ये जो टॉपिक होता है 3 पार्ट में कवर होता है। 3 पार्ट में कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव निकालेंगे, तो एक पहले अक्षीय स्थिति में निकालेंगे। अब अक्षीय स्थिति क्या होता है थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए, कभी भी कहीं अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वैद्युत द्विध्रुव समझ रहे होंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में चैप्टर 1 में ही पढ़ा के रखा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा? एक क्यू आवेश होगा यहाँ पे प्लस वाला, एक कौन सा होगा यहाँ पे बगल में माइनस वाला, यही ना। अच्छा, अच्छी स्थिति का मतलब क्या हुआ कि ये प्लस और माइनस वाले चार्ज को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना, ये सीधी जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं कौन सा स्थिति? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अरे भैया पढ़े तो थे पहला चैप्टर में, जी सर पढ़ाए तो थे, याद करिए। पर वहां पे हम पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, जो कि वैद्युत क्षेत्र का वो भी एक गुण ही होता है। पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव निकालना है तो पहले किधर निकालेंगे? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति मतलब इस वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लें या यहाँ पे कहीं पर भी, तो उस पॉइंट पे अगर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला हम क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। यानी कि 3 स्टेप में क्या करने वाले हैं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो 3 स्टेप में हम लोग चलने वाले हैं। पहला स्टेप हमको समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है सर? तो एक तो हो गया अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। एक हम निकालेंगे किसपे? निरक्षीय स्थिति में। सर निरक्षीय स्थिति क्या होता है? तो अक्ष के लंबवत जो लाइन जाती है इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, उसको हम बोलते हैं कौन सा? निरक्ष वाली रेखा, ये ना। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत जो लाइन जाती है वो भी कहां से? इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, उस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति, यही ना। अब इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, ठीक, तो उस पॉइंट पे अगर आपको वैद्युत विभव निकालना होगा तो उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। तो पहले तो हमने निकाला, सबसे पहले क्या निकालेंगे? अक्षीय स्थिति में। सर कोई पॉइंट रहेगा अक्षीय स्थिति में, उस पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम किस पे निकालने वाले हैं? तो भाई निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट है तो उस पर भी हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, जब ये दोनों निकल जाएंगे ना तो हमको क्या करना है? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण चारों तरफ किसी भी बिंदु पे ना हमको निकालना था। किसी बिंदु मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो उस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर कहीं पर भी हमको वैद्युत विभव पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको, किसी भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए पहले 2 कंडीशन या 2 स्टेप आपको जानना जरूरी होगा, या 2 फार्मूले आपको जानने जरूर होंगे। इन्हीं दोनों का यूज करके हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो सर कौन से 2 फार्मूले? तो अभी तो मैंने बताया
ये कौन सा अक्षीय स्थिति वाला, ये कौन सा निरक्षीय स्थिति वाला। इन दोनों को बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं। और इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालें। समझ में आएगा। तो ये 3 स्टेप में क्या होगा, टोटल कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप चाहिए, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, आई, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो मैं लिख के रखा हूं हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और इसमें कौन सा, तो पहला जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन सा स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। ठीक है ना, आप ये डेरिवेशन याद रखिएगा। जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं कई बार ये डायरेक्ट क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, या तो अक्षीय स्थिति वाला ही पूछ दिया जाता है या फिर निरक्षीय स्थिति वाला भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव। मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका एक -q चार्ज यहाँ है, इससे कुछ दूरी पे ठीक एक दूसरा चार्ज होता है वैद्युत द्विध्रुव में, जिसका वैल्यू कितना होगा, +q होगा। ठीक, इसका मध्य बिंदु में मान के चल रहा हूँ कितना है, ये वाला है, O है। ठीक, और याद करिए बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है वैद्युत द्विध्रुव की, सर 2l होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आधा आधा कर देते हैं ना इसको, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, l होगा। सर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a भी l होगा। टोटल मिला कितना हुआ सर, 2l हुआ। पर बात किसकी करनी है हमको, अक्षीय स्थिति की। तो इस लाइन के अक्ष में, अक्षीय स्थिति मतलब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ऐसे किसी पॉइंट पे, ठीक, आगे बढ़ाएंगे। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, अक्षीय स्थिति। अब इसी लाइन पे मान लेते हैं कुछ दूरी पे एक बिंदु P है। ठीक, कितनी दूरी पे है सर, तो मान के चल रहा हूं O से, यानी कि मध्य बिंदु से, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितना दूरी पे, r डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे बिंदु P है। जिस बिंदु पे अपने को क्या निकालना है भैया, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। ये तो करना है, कैसे करेंगे, तो लिखना कैसे है। सबसे पहले आप इसमें फलाना ठिकाना लिखते हैं कुछ, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, पहले माना जाता है, जो जो चीजें माने उसको लिखेंगे। तो मानेंगे क्या, माने एक वैद्युत द्विध्रुव कितना है, एक माने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, नाम ले लेते हैं कुछ भी, ए बी। ठीक, जिसकी क्षमता कितनी है, P है। अरे वैद्युत द्विध्रुव की जो क्षमता होती है, जिसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक, और जिसका वैल्यू होता है P इक्वल टू कितना, Q इंटू 2l। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो क्षमता कितनी है, P है, वो आगे काम देगा अभी। ठीक, इसकी क्षमता कितनी है, P है। जिसका मध्य बिंदु कितना है, O है। और मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। फिर से सुनिएगा क्या मानेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसका क्षमता कितनी है, P है। ठीक, जिसका मध्य बिंदु कितना है, O है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, या जहां भी आप लिखेंगे वहां पे उसको पहले लिख देंगे। उसके बाद से डेरिवेशन शुरू करेंगे, फिर जो माने हैं उसके आगे हम लोग काम करते हैं अपना। ठीक, अब देखिए, अगर इस बिंदु पर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही निकालना है। तो आप देखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, दोनों के दोनों कौन से, बिंदु आवेश है। तो अगर इस पॉइंट पे वैद्युत विभव निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लें। क्या सर, इस आवेश के, याद करिए अभी पिछला वाला लेक्चर में पढ़े हैं, किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर ये आवेश का वैल्यू पता हो तो उससे r दूरी पे या कितना हो दूरी पे अगर क्या हो, कोई बिंदु P है, कोई भी बिंदु है, तो उस बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं, उसके कारण वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। एक काम करेंगे, इसके कारण हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। फिर सेम यहाँ पर देखिए एक और बिंदु आवेश है, इसके कारण भी इस बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकाल लेंगे। और दोनों को अगर हम जोड़ लें तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, बिंदु P का नेट वैद्युत विभव होगा। अब बिल्कुल यही करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे किसके कारण निकालें, प्लस चार्ज के कारण, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु E पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, पहले तो प्लस आवेश के कारण जो विभव होता है प्लस में होता है, और माइनस आवेश के कारण जो विभव होता है माइनस में होता है। ये वैद्युत विभव वाले लेक्चर में हमने बता दिया था। ठीक, तो देखिए इसको मैं बोल रहा हूं ना, पहले वाले के कारण ना, प्लस के कारण, इसको मैं बोल रहा हूं इस विभव को V1। कितना बोल रहा हूं, V1। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी सर, तो फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
आवेश का वैल्यू कितना है सर, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू यही ना, अपान डिस्टेंस कितना है, तो इस आवेश से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, यही तो डिस्टेंस होता है। अरे बिंदु आवेश से कितना दूरी पे है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमको चाहिए। सोचिए ये ओ से ये बिंदु पी का जो डिस्टेंस है आर है, ये ना, अगर मैं इतना डिस्टेंस में से ए वाला डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यानी कि आर में से इस एल को माइनस कर दें तो आराम से क्यू से पी की दूरी मिल जाएगी। तो क्यू से पी की दूरी जो होगी कितनी होगी सर, आर माइनस एल होने वाली है। बिल्कुल सर सही बात है, मैंने पहले वाले आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल दिया। इसी प्रकार से फिर हम किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, बोला भैया, बिंदु किस पे, पी पर वैद्युत विभव, और ये तो करना है, ठीक है। इसको मैं ना दूसरे वाले के कारण निकाल रहा हूं, यानी कि माइनस क्यू चार्ज के कारण। अच्छा, इसके कारण इससे विभव निकाल लेते, इसको मैं ना V2 बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो V2 का वैल्यू कितना होगा, तो सर V2 इक्वल टू होगा, सेम फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि ये भी बिंदु आवेश है, कुछ दूरी पे है बिंदु P, वैद्युत विभव निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश का वैल्यू कितना है सर, माइनस। अच्छा, माइनस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो जो वैद्युत विभव आता है कितने आता है, माइनस में आता है। प्लस आवेश के कारण निकाल लेते तो प्लस में आ जाता। तो याद रखिएगा, चिन्ह के साथ रखना होता है, माइनस के कारण जो वैद्युत विभव होता है माइनस में आता है, और प्लस वाले के कारण कितना आता है, प्लस में। तो प्लस वाले के आवेश के कारण तो मैंने प्लस में लिखा हुआ है, माइनस वाले के कारण लिखेंगे कितना, माइनस क्यू अपान डिस्टेंस कितना है सर, इस वाले चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको चाहिए। सोचिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर है, अरे ओ से पी तक का कितना है, आर है। अगर मैं उसमें इतना जोड़ दूं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि टोटल आर में हम कितना जोड़ना चाहते हैं, एल, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा माइनस क्यू से पी की, वो हो जाएगा कितना, आर और प्लस एल होने वाला है, समझे क्या। अरे भैया इतना में किसी को डाउट है क्या, आई होप किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए था इतना में। तो पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज के कारण हमने वैद्युत विभव निकाला। अब क्या करना है सर, हमको क्या चाहिए, बिंदु P पर नेट विभव चाहिए, यानी कि टोटल विभव कितना हुआ। तो अलग अलग निकाल लिया हमने चार्ज के कारण, अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। अब ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर जैसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे अच्छी स्थिति में, तो वहां पे हम वैद्युत क्षेत्र चूंकि होता है कौन सी, सदिश राशि, सदिश राशि होता है, तो वहां पे जब दोनों को जोड़ते थे तो उसका सदिश योग करते थे। पर याद करिए वैद्युत विभव कौन सा राशि होता है, तो वैद्युत विभव जो होता है अदिश राशि होता है। और अदिश राशि कैसे जुड़ते हैं, तो अदिश राशि जैसे हम बीज गणित में 2+2 करते हैं या 2+5 करते हैं, वैसे ही सेम बीज गणितीय योग से ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसमें सदिश योग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं पूछूं कि बिंदु P पर नेट विभव कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं, तो बिंदु इस पे P पर नेट विभव अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सर वो कितना होगा, तो नेट विभव जो होगा उसको लिख रहा हूं V, तो V किसको बराबर होगा सर, सीधा सीधा जोड़ेंगे इसको जैसे हम बीजगणित में जोड़ते हैं, तो V1 प्लस V2, क्योंकि वोल्टेज जो होता है अदिश राशि होता है, अदिश राशि का जोड़ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब दोनों वैल्यू V1 और V2 का वैल्यू रख के हमको जोड़ना है, जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, हमारा फार्मूला होगा। आइए देखते हैं, पहले इसका एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मैं इधर मिटाऊंगा या इधर लिखता हूं, मैं देखता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक, उसके बाद मिटाते हैं, ठीक। देखिएगा, तो यहाँ V का वैल्यू रखना है, तो V इक्वल टू कितना आएगा, देखिएगा V1 का वैल्यू कितना है सर, V1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R माइनस एल, लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन R माइनस एल। अरे ये तो था, ठीक है सर, बिल्कुल सही, प्लस करना है, ठीक है सर, प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। आइए यहाँ प्लस करते हैं, ये प्लस हो गया, प्लस में क्या करना है सर, दूसरा V2 का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपन R प्लस है। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस को मैं बाहर कर लूं, माइनस को बाहर, तो ये वाला जो प्लस होगा वो किसमें हो जाएगा, माइनस में। मैं पहले ही इसको कर देता हूं, माइनस बाहर कर देता हूं, ये वाला प्लस सीधा किसमें हो गया, माइनस में, और सारा जो वैल्यू उसको पुट कर देता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R प्लस एल, लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन R प्लस
एल, अरे यही तो था। जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? जो वैल्यू कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो v इक्वल टू होगा कितना कॉमन दिख रहा है? क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं सीधा एक साथ कर दे रहा हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन किया, तो बचा क्या सर? तो बचा जो है लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बचा। तो बचा है इधर 1/r-l, और इधर कितना बचा? -1/r+l। अरे यही तो बचा है, इधर ये वाला बचा, इधर ये वाला बचा। ये बड़े वाले क्वेश्चन में हमने रख दिया। ठीक, पहले समझे? जी सर, इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। एक काम करते हैं, मैं इधर सबसे पहले इसको मिटाता हूँ थोड़ा, उसके बाद से आगे कैलकुलेट करता हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से उसका कैलकुलेशन आगे करता हूँ। ठीक है, आई होप करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, बहुत ही सुंदर सर, समझ में आया। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा देखते हैं, तो उसके बाद से क्या कैलकुलेशन होने वाला है सर? एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके उसका एडिशन करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका और इसका सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं? एलसीएम, क्योंकि बट्टा वाला जोड़ है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना सबसे पहले लिख लेते हैं। तो भी का वैल्यू कितना आया सर? भी का जो वैल्यू आया ना, उसको लिखते हैं पहले। कितना आया? ये लिखता हूं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे ये तो रहा आगे वाला वैल्यू, इसको बड़े क्वेश्चन में लिखना था, बड़े क्वेश्चन में लिख दिए। एलसीएम कितना होगा दोनों का सर? दोनों का एलसीएम कितना होगा? एक में होगा r-l, दूसरे में r+l। अरे ये होगा r-l, और इसका कितना होगा? r+l। दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे सर? एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले इससे क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं, भाग देंगे तो r-l वाला कट जाएगा। बचा कितना? r+l। जो r+l वाला बचता है उससे ऊपर वाले में गुणा करते हैं, यानी एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो ऊपर लिखाएगा, तो कितना बचेगा? r+l से एक में गुणा करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो कितना होगा? r+l होगा। ठीक है सर, इतना लिख दिया मैंने। बीच में माइनस का सिंबल है, हमने माइनस लगा दिया। फिर वही काम दूसरे वाले स्टेप में, इससे हम क्या करेंगे? नीचे वाले एल से हम भाग देते हैं, यानी कि इसमें हम भाग देंगे। कौन कटेगा? r+l वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? r-l वाला, यही ना? तो r-l से ऊपर एक में गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है? तो आएगा r-l। अरे यही तो आया, इसको हम रख देते हैं ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? आशा करते हैं अभी तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसको देखिएगा, माइनस को ना मैं अंदर करता हूं, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा देखना r+l। माइनस अंदर जाएगा तो r कितना हो जाएगा? माइनस में, और l किस में हो जाएगा? प्लस में। नीचे कितना हुआ देखो, एक कोष्टक में a-b, एक कोष्टक में a+b। अरे पढ़े है ना, कुछ तो फॉर्मूला याद होगा मैथ वाला सर। मैथ, हाँ हाँ, थोड़ा सा मैथ तो याद हो गई। मैथ का फॉर्मूला में पढ़े हैं, अगर कहीं पर भी एक क्वेश्चन में a+b हो और एक क्वेश्चन में a-b हो तो फॉर्मूला होता है a² - b² के। अरे पढ़े हैं ना? तो यहाँ देखिए सेम r-l, एक क्वेश्चन में r+l, इसको लिख सकते हैं r² और -l²। तो मैं सीधा नीचे लिख दे रहा हूँ, ये दोनों को एक साथ मिला के r² - l²। ये बचा नीचे गुणा करने के बाद, ये वाला वैल्यू ऐसे ऊपर। अब देखिए r यहाँ पर देखिए प्लस में है, r इसमें क्या है? माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ l एक और एक l, 2l, यही ना? तो ये हो गया टोटल वैल्यू में लिख रहा हूँ, देखिएगा ये हो गया। देखिए इसको ना मैं q को भी अंदर कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अंदर जाएगा, l कितना था? 2l, तो q के साथ गुणा में हो जाएगा, तो q इंटू कितना हुआ? 2l, और नीचे कितना बचा सर? r² - l²। अरे यही तो बचा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोले। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि एक पॉइंट हम जानते हैं, अभी मैं बताया हूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव हम पहले माने थे उसकी क्षमता कितनी थी? P थी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका कितना था? P था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं? तो सर उसका फॉर्मूला होता है P जो होता है वो होता है कितना? Q इंटू 2l के बराबर होता है। तो ये Q एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी है टोटल दूरी, यानी कि Q इंटू 2l किसके बराबर होता है? P के। यहाँ देखिएगा Q इंटू 2l दिया हुआ है, तो क्या इसके लिए हम P लिख सकते हैं? P मतलब वो बिंदु वाला P नहीं, ठीक है ना? ये कौन सा P है? इस द्विध्रुव की क्षमता है। तो यहाँ V इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/, नीचे कितना बचा? r², ठीक, माइनस कितना? l²। अरे ये तो बचा, ठीक, यही बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू सर बताने के लिए। तो ये जो होगा
वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालने का क्या हुआ, एक फार्मूला हुआ। इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये जो एल होता है, एल, ये वाला एल, अरे यही तो एल है, मतलब ये एल जो होता है इस आर की तुलना में बहुत छोटा होता है। अगर टी काफी दूर है तो क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको पता होगा, जो HCl है या H2SO4 है उसके एक अणु होते हैं। अब अणु के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है आपको पता होगा, मतलब जो परमाणु जो होते हैं उसके अंदर अणु के बीच में, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है आपको आइडिया होगा, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यल बहुत छोटा होता है किसके तुलना में, आर के तुलना में, तो हम यल को क्या कर देते हैं, लगभग मान के चलते हैं कि नगण्य है, यानी कि वो कुछ नहीं है, वो वाला डिस्टेंस हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूं। एक तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, थोड़ा ये देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं एक कंडीशन और, एक लाइन और आगे बढ़ाता हूं मैं, देखिएगा। यदि, या ये लिख रहा हूं, यदि एल जो है, ठीक, बहुत छोटा है किससे, आर से, तो तब क्या होगा, तो सर अगर एल छोटा है तो एल स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर और छोटा होगा। अरे 0.5 है, 0.5 को वर्ग करेंगे तो 0.25 आएगा, यानी कि और छोटा वैल्यू आएगा, यही ना। तो किसी छोटी वैल्यू का जब हम वर्ग करते हैं तो और छोटा वैल्यू आता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि यल अगर बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर और छोटा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम यल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और छोड़ देंगे तो क्या वैल्यू बचेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो भी जो आएगा उसका फॉर्मूला आता है कौन सा, 1/4πε0 इंटू टी अपान नीचे कितना बचा, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का फार्मूला है या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय वाली स्थिति में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू चार्ज, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु दूसरा है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, और इसका मध्य बिंदु कितना है, ये वाला वो है, ठीक। इसके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है, 2l, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, l होगा, और यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कितना होगा, l होगा, ठीक है। मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ठीक। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कौन सी स्थिति में बोला जा रहा है, हमको कैलकुलेट करना है वैद्युत विभव, तो निरक्षीय वाली लाइन पे, यानी कि निरक्षीय वाली लाइन पे अगर कोई बिंदु होगा तो उस पर वैद्युत विभव कैसे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सर निरक्षीय वाली लाइन क्या होती है, तो मैं निरक्षीय वाली लाइन शुरू में ही आपको बताया हूं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से तथा उसके अक्ष वाली लाइन से लंबवत, ठीक है ना, जो होके जाने वाली रेखा होगी, ये लाइन क्या कहलाती है, इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय वाली लाइन, ठीक है ना, या निरक्षीय वाली रेखा। इस रेखा पे यानी कि इस वाले पूरे लाइन पे कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उस पॉइंट पे हमको क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे कुछ दूरी पे इस निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ए है, ठीक, जो कि इसके केंद्र बिंदु से यानी कि वैद्युत द्विध्रुव से कितना दूरी पे है, r डिस्टेंस पे है, जिस पर आपको क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, सेम प्रोसेस लेके चलेंगे जैसे पिछला हमने किया। पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण इस बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालेंगे, और लास्ट में क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, वही क्या होगा, उस बिंदु का नेट वैद्युत विभव, ठीक है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, था उससे पहले ना आपको कुछ लिखना होता है, जो चीजें हमने माना है उसको लिखेंगे। तो क्या क्या चीजें माने हैं, तो मानेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका नाम दे दीजिएगा ए बी है, ठीक, जिसका मध्य बिंदु कितना है, वो है, इसके मध्य बिंदु से इसके आर दूरी पर एक निरक्षीय वाली रेखा पे एक बिंदु ए है, जिस पर हमको क्या करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, समझे। फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु वो है, इसके मध्य बिंदु से, ठीक है, आर दूरी पर निरक्षीय वाली रेखा पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। ए आप मान लेंगे, ठीक है ना, इतना आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में नोट कर लेना। उसके बाद से फिर क्या करना है, अब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं बताया हूं आपको किसके कारण निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो मैं लिख रहा हूं प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर विभव, ठीक है, इसको मैं V1 बोलूंगा, कितना बोलूंगा, V1। तो V1 की वैल्यू कितना होगी, तो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण
किसी दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उसका फॉर्मूला होता है कौन सा, पिछला वाला लेक्चर में देखे थे 1/4πε0 इंटू उस आवेश का वैल्यू कितना है तो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपान आर, उस आवेश से कितना दूरी पर बिंदु ए है। ठीक है, अरे भाई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कौन सा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर, कितना दूरी पर रखा हुआ है वो। ठीक है ना, मतलब कितना दूरी पे बिंदु ए है। तो देखिएगा इस आवेश से बिंदु ए का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या, सब नहीं पता है हमको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इसको ध्यान से देखें तो एक बना क्या चीज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो ये इसका आधार है और आधार की लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई है, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि लंब दिया हुआ है, बस हमको कर्ण निकालना है। तो याद करिए पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अरे ये तो पढ़े थे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे, अगर इसकी लंबाई निकालनी है तो एक इसका कर्ण है, एक क्या है इसका आधार है, एक क्या है उसकी ऊंचाई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कर्ण का या स्क्वायर जो गया, सीधा कर्ण निकाल लो, कर्ण किसके बराबर होगा सर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है सर, आर है, और आधार कितना है, एल है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस कितना, एल का स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सीधा हम बोल सकते हैं कि यहां से जो इसकी लंबाई होगी कर्ण की वो कितना होने वाली है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारा पुट करता हूँ, देखिएगा। तो ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालना था। क्या करेंगे, कुछ नहीं, V1 का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0, क्यू मतलब कितना क्यू रखा हुआ था, क्यू दूरी कितनी है सर, अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकाल दिया। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था, ये था, बहुत सिंपल सा तरीका था। ठीक, अब क्या करेंगे सर, पहले आवेश के कारण हो गया, अब दूसरे आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो दूसरे आवेश के कारण मतलब किस पे, बिंदु ए पे, यहां से इस पे। ठीक है, और इसके कारण अगर इस पे आपको वैद्युत विभव निकालना होगा तो फॉर्मूला यही रहेगा। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर विभव। सर इसका कितना वैल्यू लिखूं, मैं V2 लिख रहा हूं, V2 का वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगाइए, 1/4πε0 इंटू क्यू, आवेश, आवेश कितना है सर, चिन्ह के साथ रखना है, वैद्युत विभव है, तो माइनस क्यू बट्टा आर स्क्वायर, दूरी, इससे इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है अभी हमको पता नहीं है, तो फिर वही चीज जैसे पिछला वाला में किया था, इसमें भी वैसा ही करेंगे। एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में देखिए दिए हुए आधार दिया है एल, इसका ऊंचाई दिया है कितना, लंब दिया है आर, तो आपको कर्ण निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण की लंबाई किसके बराबर होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसकी लंबाई भी कितनी रहने वाली है, यही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। पाइथागोरस लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह कितना रखेंगे, तो इसका होगा कितना, डिस्टेंस कितना है उस चार्ट से बिंदु ए का, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा मैंने क्या किया। ठीक, तो बिंदु ए पर जो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्लस वाले चार्ज के कारण बिंदु ए पे वैद्युत विभव निकाला, फिर माइनस वाले चार्ज के कारण निकाला। अब दोनों को क्या करेंगे, बिंदु ए पर नेट विभव निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। ठीक है ना, वही क्या होगा, उस बिंदु ए का नेट वैद्युत विभव। ठीक है, तो लिखता हूं बिंदु ए का नेट विभव। ठीक है ना सर, नेट विभव कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला सीधा क्या करेंगे, नेट विभव को V बोलूं तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के क्या होगा, योग के बराबर होगा, यानी कि दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, यही तो होगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर V1 V2 के योग के बराबर होगा तो एक काम करते हैं, V1 V2 का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे मैं रखता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो V होगा वो कितना होगा, V1 का वैल्यू कितना था सर, तो ये था 1/4πε0, ये ना, इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, बीच में प्लस करना है। ठीक है ना, अरे ये तो करना है, मैं ये वाला लाइन थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको आप क्या तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे मिटा दूँ इसको, यहाँ देखिएगा V1 का वैल्यू कितना था, इतना, V2 का वैल्यू कितना है,
ये पूरा, ठीक है ना। पर इसमें ध्यान रखिएगा माइनस भी है, तो मैं एक काम करूंगा ना, जब यहाँ पे रखूंगा तो माइनस को पहले बाहर कर लूंगा, माइनस को बाहर करूंगा तो प्लस जो होगा वो साथ साथ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक, प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया। अब ये सारा वैल्यू पुट कर देता हूं तो कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अरे 8 हुआ। समझे क्या? जी सर, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिएगा, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो जितना वैल्यू ए है प्लस वाला, उतना ही वैल्यू कौन सा है, माइनस वाला है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट विभव कितना आया सर, तो नेट विभव जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। यही तो, जी सर बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय वाली लाइन पे अगर कोई भी बिंदु रहेगा तो उस पर वैद्युत विभव कितना आने वाला है, टोटल मिला जुला के 0 आएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल 0 आता भी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसी क्रम में चलिए अगला तीसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक, जो कि है कौन सा, किसी भी बिंदु पर। मैं शुरू में ही आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसको 3 स्टेप में करेंगे। पहला निरक्षीय वाली लाइन पे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे जो कि बना लिया है हम लोग, v = आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान r स्क्वायर। ठीक, निरक्षीय स्थिति में हमने देखा कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, जो कि 0 होगा। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बिंदु पर निकाल। तो चलिए देखते हैं हम तीसरे स्टेप पे, यानी कि किसी भी बिंदु पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अगल बगल में किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालना हो तो उसका फार्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेट करने वाले हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला होगा, अभी पीछे जो आप दो मतलब जो पढ़े हैं स्टेप, यानी कि एक अक्षीय स्थिति वाला जो फार्मूला, एक कौन सा, निरक्षीय स्थिति वाला जो फार्मूला हम लोग डेरिवेट करके लाए थे, उन्हीं लोगों का यूज करके हम लोग तीसरा स्टेप भी क्या करेंगे, पूर्ण करने वाले हैं। तो इसीलिए इसको हम तीसरे मतलब स्थान पे पढ़ा भी रहे हैं आपको। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो उसके लिए सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा आपको। मैंने बना के रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, क्षमता। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की जो क्षमता होती है ना, उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसकी जो क्षमता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो कितनी है, P है। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, याद करिए चैप्टर 1 में पढ़ाई गई आपको, ये एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा भी होती है। तो दिशा किधर होती है, तो माइनस आवेश से किधर की तरफ, प्लस आवेश की तरफ होती है। तो मैंने माना है एक वैद्युत द्विध्रुव AB या ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी क्षमता कितनी है, P है, और उसकी दिशा किधर होगी, प्लस माइनस से प्लस की। ठीक है ना, इतना हमने शुरू में मान लिया। ठीक, अब क्या करना है सर, हमको करना क्या है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ कहीं पर भी एक बिंदु मान लेना है और उस बिंदु पर हमको क्या करना होगा, वैद्युत विभव निकालना होगा। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला डेरिवेट करना है। तो मैं उसके लिए क्या किया हूं, यहाँ पे कुछ दूरी पे इस वैद्युत द्विध्रुव से कितना दूरी पे, r दूरी पर, ठीक, किसी भी बिंदु पर एक बिंदु ए माना है। इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव इस द्विध्रुव के कारण निकालना है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो बिंदु ए है, ठीक, मैं मान के चल रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव से कितने कोण पे है, थीटा कोण पे इंक्लाइन, यानी थीटा कोण पे है। ठीक है ना, और डिस्टेंस कितना है इसका, तो मध्य बिंदु से इसके वैद्युत द्विध्रुव के आगे दूरी पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है ना, जिस पर वैद्युत विभव क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। ठीक, कैसे करेंगे सर, तो आइए अब देखते हैं। देखिए, हम एक पॉइंट पढ़े हैं क्लास 11th में कि किसी भी सदिश को हम दो घटकों में क्या कर सकते हैं, आसानी से विभाजित कर सकते हैं। ठीक, जो कि एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है कौन सा, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है ना, यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, यही कुछ करने वाले हैं। देखिएगा, ये P जो होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक सदिश राशि होती है और सदिश को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दो घटकों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इस P को हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि P क्या था, इस द्विध्रुव की क्षमता, यानी कि इस द्विध्रुव को बोल सकते हैं कि क्षमता जो है P है, तो उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये द्विध्रुव भी कितने भागों में डिवाइड होगा, दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अब दो भाग में डिवाइड होगा तो हम इस क्षमता को इस प्रकार दो घटकों में विभाजित करेंगे कि एक घटक जो होगा वो बिंदु ए के कौन सी स्थिति में आ जाए, अक्षीय स्थिति में आ जाए। ठीक, और दूसरा घटक जो हो वो किसके, बिंदु ए के किस में आ जाए, निरक्षीय स्थिति में आ जाए। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि ये मेन वैद्युत द्विध्रुव दो भागों में या दो घटकों में या दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दो द्विध्रुव में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो एक द्विध्रुव होगा इस बिंदु ए के किसी स्थिति में हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में, और दूसरा वाला जो होगा इस बिंदु ए के कौन सी स्थिति में हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। अब इससे क्या होगा सर, तो अक्षीय स्थिति में याद करिए हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। फिर निरक्षीय स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी द्विध्रुव के कारण स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला जानते हैं।
अब दो भाई द्विध्रुव बने और दोनों के एक के कारण अच्छी स्थिति में हो रहा है, एक के कारण अगर निरक्षी स्थिति में है, तो दोनों का कारण अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकाल के जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यही करने वाले हैं। देखिएगा हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, तो पी को दो घटक करेंगे, एक घटक किधर कर देंगे, इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे, ठीक, और एक घटक कर देंगे इसके लंबवत, लंबवत घटक होते हैं दोनों, एक हो गया कैसे, ऐसे लंबवत घटक, ये वाला। ठीक, अब आप पूछेंगे सर ये वाला जो घटक होगा उस कौन सा होगा, क्षैतिज होगा कि ऊर्ध्वाधर होगा, यानी कि कौन सा घटक क्षैतिज होगा और कौन सा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। तो जिधर थीटा होता है वो वाला घटक कौन सा होता है, क्षैतिज, और जिधर थीटा नहीं होता है वो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये 11th में ही पढ़े हैं। तो थीटा ऊपर है तो ये वाला घटक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, इसकी क्षमता में कितना थी, पी, तो पी cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो घटक हो जाएगा कितना हो जाएगा, पी sin थीटा। ठीक, अब देखिए जो एक द्विध्रुव बना पी cos थीटा, यानी कि मेन वाला जो द्विध्रुव दो भाग हो गए, यानी कि दो द्विध्रुव में बढ़ गया, एक कौन सा पी cos थीटा वाला और एक कौन सा पी sin थीटा वाला। और पी cos थीटा वाला को देखेंगे तो इसके बिंदु ए कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में, और पी sin थीटा वाला के क्या है, बिंदु ए कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। अब दोनों के कारण अलग अलग हम बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकाल के आसानी से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वही क्या होगा, बिंदु ए का नेट विभव। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे हम लोग पी cos थीटा के कारण, ठीक है ना, बिंदु ए पर विभव, ठीक, जिसको मैं V1 बोल रहा हूं। पी cos थीटा के कारण कितना होगा, तो पी cos थीटा वाले द्विध्रुव के ये बिंदु ए अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी पीछे डेरिवेट किए, कितना होता है, P अपन R स्क्वायर। P मतलब उस द्विध्रुव की क्षमता और R मतलब उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितना दूरी पे वो बिंदु A है। तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा, P उस द्विध्रुव की क्षमता होती है, कौन सी, यहाँ पे कौन सा द्विध्रुव है, तो सर P cos थीटा वाला है, यानी कि इस द्विध्रुव की जो क्षमता है कितनी है, P cos थीटा है। तो यहाँ P की जगह कितना रहेगा, P नहीं रहेगा बल्कि P cos थीटा रहेगा, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है इस द्विध्रुव की, P cos थीटा है। सर डिस्टेंस कितना होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, दूरी, तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितना दूरी पे है, तो सर आर दूरी पे है, यानी कि आर स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगला ये पहला हो गया। इसी प्रकार से अब किसके कारण, P sin थीटा के कारण, ठीक है ना, P sin थीटा के कारण, ठीक, किस पे, बिंदु ए पर विभव हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, इसका फॉर्मूला कितना होगा सर, इसको मैं V2 बोल रहा हूँ, V2 कितना होगा, तो फिर थोड़ा ध्यान सुनिएगा, P sin थीटा वाला ये द्विध्रुव है, इसके ये बिंदु ए कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में, और याद करिए निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, यानी कि V2 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब क्या करना है हमको, तो सर करना क्या था, बिंदु ए पर नेट विभव निकालना है। नेट विभव कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा, तो मैं लिख रहा हूं बिंदु ए पर नेट विभव, ठीक है ना, ये जो नेट विभव होगा कितना होगा, V इक्वल टू कितना होने वाला है, V1 प्लस V2, यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो V2 का वैल्यू तो 0 है, बचा कितना केवल V1, यानी कि सीधा जो V हो जाएगा कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई, यानी V1 का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, P cos थीटा अपन कितना, R स्क्वायर। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला निकला ये किसको दिखा रहा है, बिंदु ए पर जो नेट विभव होगा उसको बता रहा है। ठीक है ना, अगर इस फॉर्मूलों के ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अक्षीय वाला भी फॉर्मूला बना सकते हैं और निरक्षीय वाला। कैसे, थोड़ा ध्यान सुनिए। अक्षीय वाला स्थिति में क्या होगा, बिंदु ए कहां रहेगा सर, ये बिंदु ए जो रहेगा ना इधर कहीं रहेगा, यही ना अक्षीय वाली लाइन पे इधर कहीं रहेगा, तो उस केस में थीटा कितना होगा, 0। अगर थीटा 0 है तो सोचिए यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होगा, थीटा वही ना कोण होता है, ये वाला कोण, थीटा 0 हो जाएगा, नीचे आएगा, तो थीटा 0 हुआ, इसका मतलब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो फॉर्मूला कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपन R स्क्वायर। और याद करिए वही फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला था। ठीक, दूसरा पॉइंट ध्यान समझिएगा, अगर ए पॉइंट ए कहां पे हो जाए, निरक्षीय वाली लाइन पे हो जाए, तो निरक्षीय वाली लाइन पे होगा तो एंगल कितना बनेगा टोटल, 90 का, यही ना, और 90 का बनेगा तो उस केस में cos 90 अंश का मान कितना होगा, 0, और 0 होगा तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि V का मान कितना रहेगा, 0, जो कि मैंने बताया था आपको, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए